हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोल्स एकेडमी फॉर सिविल्स। और ये जो वीडियो है ये जो इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था पार्ट 1 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। तो उसी में जो क्वेश्चंस जो और बचे हुए थे, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, वो इस पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ मैं। ठीक है। और ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जो प्रीवियस ईयर 2011 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे इसमें डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है। इसके पहले पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। उसमें जो क्वेश्चंस जो है इनिशियल्स क्वेश्चंस वो उसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें बाकी जो क्वेश्चंस हैं। ये मेरा नाम उज्ज्वल सिंह है और ये मेरा ईमेल आईडी है ujjwal.meri@gmail.com। और ये मेरा फेसबुक आईडी है उज्ज्वल सिंह के नेम से। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं mariner_उज्ज्वल के नाम से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जो द 2004 सुनामी मेड पीपल रियलाइज दैट मैनग्रोव्स कैन सर्व एज ए रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट कोस्टल कैलेमिटीज़। हाउ डू मैनग्रोव्स फंक्शन एज ए सेफ्टी हेज। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 2004 में जो सुनामी जो आया था, ठीक है, सुनामी, इसके वजह से एक रियलाइजेशन हुआ कि जो मैनग्रोव्स जो होते हैं, ठीक है, ये हमें कोस्टल कैलामिटीज़ में एक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। हाउ डू मैनग्रोव्स फंक्शन एज ए सेफ्टी हेज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। द मैनग्रोव स्वैप्स सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्रॉम द सी बाई ए वाइड जोन इन विच पीपल नाइदर लिव नॉर वेंचर आउट। ये कहने का मतलब बोल रहे हैं कि एक ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है कोस्टल एरियाज़ में और जो सी है उसके बीच में गैप क्रिएट करता है और उसके वजह से उसमें लोग जाते नहीं हैं वहाँ पे, तो इस वजह से वो सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, द मैनग्रोव्स प्रोवाइड बोथ फूड एंड मेडिसिन। ठीक है, फूड एंड मेडिसिन विच पीपल आर इन नीड ऑफ आफ्टर एनी नेचुरल डिजास्टर। कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है उसके बाद फूड और मेडिसिन की ज़रूरत होती है, तो मैनग्रोव्स प्रोवाइड करते हैं। तो उस वजह से ये सेफ्टी हिज बोला जाता है। ऐसा ये ऑप्शन बोल रहा है। देखते हैं ये सही है या नहीं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, द मैनग्रोव्स ट्रीज आर टॉल विथ डेंस कैनोपीज। ठीक है, डेंस कैनोपीज एंड सर्व एज एन एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग अ साइक्लोन और सुनामी। ये क्या बोल रहे हैं कि जो मैनग्रोव ट्रीज होते हैं ये इसके ऊपर कैनोपी होता है। ठीक है, और इसके वजह से लोग इसमें शेल्टर यहाँ पे ले लेते हैं अगर साइक्लोन और सुनामी अगर कुछ हिट करता है तो ये स्टेटमेंट तो खैर वेग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये तो खैर गलत है स्टेटमेंट। द मैनग्रोव्स ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट्स। ये स्टेटमेंट सही है और ये आंसर भी यही है, क्योंकि मैनग्रोव्स का आपको मैं बताऊँ, कुछ स्लाइड्स मैंने इसमें रखे हैं। तो ये देखो मैनग्रोव्स क्या होता है, इसमें काफ़ी एक्सटेंसिव रूट्स होते हैं इसके। ठीक है, ये जो रूट्स आप देख रहे हो काफ़ी इसके एक्सटेंसिव रूट्स होते हैं। और ये जो मैनग्रोव्स का जो पूरा एक इकोसिस्टम है, तो ये वाटर लेवल है। ठीक है, ये रूट्स आप देख सकते हो पानी के ऊपर है इसके जो रूट्स हैं, और बाकी इसके ऊपर इसके जो बाकी जो मैनग्रोव ट्रीज़ के जो लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, वो बाकी ऊपर में होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि मैनग्रोव्स के जो ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि एरियल रूट्स होते हैं। एरियल रूट्स मतलब कि हवा में उसके रूट्स जो है ग्राउंड से बाहर निकले होते हैं, जिसको ब्रीदिंग रूट्स भी बोलते हैं और इसको न्यूमेटोफोर्स भी बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ऐसा क्यों होता है मैनग्रोव्स में। तो मैनग्रोव्स जो है मेनली सेलाइन वाटर के पास में होता है, कोस्टल एरियाज़ में होता है। ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि पानी में जो है सो नमक की जो मात्रा, जो सैलिनिटी होता है, सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। सैलिनिटी वहाँ पे सैलिनिटी पानी में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस वजह से जो रूट्स जो नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक मॉडिफिकेशन हो जाता है मैनग्रोव्स के केस में। और ये रूट्स जो है आप देख सकते हो पानी के बाहर, सरफेस के बाहर प्रोट्रूड किए होते हैं। और ये टाइडल जोन भी होता है। ठीक है, टाइड्स यहाँ पे आते हैं, टाइड्स, लो टाइड, उसके बाद फिर हाई टाइड। ठीक है, तो जब हाई टाइड आता है तो ये सारे पानी के अंदर उसमें सबमर्ज हो जाते हैं। ठीक है, फिर जब लो टाइड होता है, जब पानी वापस कोस्टल एरिया से समुद्र की ओर वापस जब मूव करता है तो लो टाइड उसे बोलते हैं। तो उस में
जो है ये जो रूट्स होते हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि रूट्स जो है काफ़ी इनका एक एक्सटेंसिव सिस्टम होता है। और जब सुनामी जब किसी कोस्ट पे आता है, समझो एक इंडिया का ये एक कोस्ट समझो, एक मिनट, समझो कि ये एक इंडिया है, ये इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये पूरा बे ऑफ बंगाल रीजन है, ठीक है। अभी ये सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है, सुंदरबन से, तो यहाँ पे मैनग्रोव्स की काफ़ी वेजिटेशन हुआ है, ठीक है। तो समझो कि अगर किसी वजह से सुनामी यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जब सुनामी का जो वेव्स होता है वो जब इस मैनग्रोव्स इकोसिस्टम के पास में पहुँचेगा, तो ये इतना ज़्यादा डेंस इसके रूट जो सिस्टम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वाटर के वेलोसिटी के, वाटर का जो फ्लो है उसको कहीं ना कहीं कम करता है, ठीक है। तो उसके वजह से जो कोस्टल एरियाज़ में जो डैमेज हो सकता था उसको ये मिनिमाइज़ कर देता है। तो मैनग्रोव्स जो है हमें सुनामी वेव्स को वीक करने में हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरा जो एक मैनग्रोव जो वेजिटेशन का जो एक रोल होता है कि जो साइक्लोन्स होते हैं, साइक्लोन्स आप हमेशा देखते हो कि उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में फ्रिक्वेंटली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। तो इनके वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो विंड का जो वेलोसिटी होता है वो 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके विंड के वेलोसिटी को कहीं ना कहीं ये जो मैनग्रोव्स के जो ये ट्री का जो एक कवर होता है वो उसको स्टॉप करने का, उसको स्पीड को रिड्यूस करने का एक प्रयास इसमें मैनग्रोव्स द्वारा किया जाता है। तो उसके वजह से जो कोस्टल एरियाज़ में जो डैमेज हो सकते हैं वो डैमेज मिनिमम होता है, मिनिमाइज कम करने का वो एक मैनग्रोव्स जो है वो स्टॉप करता है। तो इस वजह से जो क्वेश्चन में जो एक पूछा गया है कि क्यों वो सेफ्टी हेज प्रोवाइड करता है, तो इसका रीज़न ये है कि मैनग्रोव्स ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट्स। तो इसके वजह से रूट्स इसके इतने ज़्यादा एक्सटेंसिव होते हैं कि टाइड्स में और स्टॉर्म्स में भी वो पेड़ को गिरने से रोकते हैं, और कहीं ना कहीं जो टाइड्स है, स्टॉर्म्स हैं और जो विंड्स हैं उसके इंटेंसिटी को ये कम कर देता है। तो उस वजह से ये सेफ्टी हेज प्रोवाइड करता है। तो मैनग्रोव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में कई बार मैनग्रोव्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं कि इसका लोकेशन क्या है, इंडिया में कितने स्टेट्स में, किस कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि इसके एरियल रूट्स होते हैं, ठीक है। एरियल रूट्स मतलब कि ये ऑक्सीजन जो है ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ले लेता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ये डायरेक्ट लेता है। क्यों? क्योंकि जो ये सलाइन वाटर है इसमें ऑक्सीजन O2 जो है इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो रूट्स को भी तो ऑक्सीजन का डिमांड होता है उसको रेस्पिरेशन के लिए, तो ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये इनका एक मैनग्रोव्स का ये एक प्रॉपर्टी है उनके रूट्स का, इसीलिए इसको एरियल रूट्स बोलते हैं, ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं और न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों टर्म्स आपस में एक ही चीज़, एक ही मीनिंग है, ठीक है। और एक ये इंपॉर्टेंट है विविपेरस जर्मिनेशन। इसका क्या मतलब होता है विविपेरस जर्मिनेशन का मतलब, जैसे कि समझो कि नॉर्मल एक कोई ट्री है, ठीक है, नॉर्मल एक ट्री है, तो उसके जो सीड्स जो होते हैं इसको हम लोग कहीं दूसरे जगह सॉइल में जा कर के सीड्स को आप लगाओगे तो वहाँ पे फिर छोटे प्लांट जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल जो एक प्लांट्स का जो एक जर्मिनेशन का जो तरीका होता है। लेकिन यहाँ मैनग्रोव्स के केस में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सैलिनिटी, बिकॉज ऑफ वाटर, जो सैलाइन वाटर है, ठीक है, तो सैलाइन वाटर में अगर मान लो सीड्स चला जाएगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, देयर विल नॉट बी एनी जर्मिनेशन ऑफ दीज सीड्स बिकॉज ऑफ सैलाइन वाटर, ठीक है। तो इनके वजह से इनमें एक एडेप्टेशन क्या आ गया है, एडेप्टेशन क्या है कि जो मैनग्रोव का समझो एक ट्री है, तो इसके जो इसमें जो सीड्स जो होंगे ना ये यहीं पे जर्मिनेट कर जाएंगे और यहीं पे एक छोटा सा प्लांट जनरेट होगा और ये फिर इससे अलग होकर के मिट्टी में बाद में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को विविपेरस जर्मिनेशन बोलते हैं।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैनग्रोव्स के कॉन्टेक्स्ट में। यूपीएससी इस पे ऑप्शन बना सकती है प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस में कि मैनग्रोव्स डू नॉट हैव विविपेरस जर्मिनेशन, तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। मैनग्रोव्स डू हैव विविपेरस जर्मिनेशन, जिसमें प्लांट में ही समझो ये एक डाली है तो यहाँ पे एक सीड्स मान लो जनरेट होता है, तो सीड्स में ही एक मैनग्रोव का छोटा सा वेजिटेशन उसका एक जनरेट होगा और ये फिर इससे बाद में अलग होकर के सॉइल में जब जाएगा तो वहाँ पे ग्रो कर जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है मैनग्रोव्स का, जिसे विविपेरस जर्मिनेशन बोलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There is a concern over the increase in harmful algal blooms in the sea waters of India. What could be the causative factors for this phenomenon? ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हार्मफुल algal blooms होते क्या हैं और ऑप्शंस क्या दिए हैं कि पूछ रहा है कि उसके कॉजेटिव फैक्टर्स मतलब कि किस वजह से ये algal blooms जो हैं वो सी वाटर्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्चुरीज, ठीक है। जो एस्चुरीज जो होता है कोस्टल एरियाज़ में जो एस्चुरीज होते हैं, तो एस्चुरीज आपको मालूम है कि काफ़ी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपको जो पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सी वाटर में जा रहे होते हैं, तो जिसके वजह से एक जो अल्गल ब्लूम्स है वो होता है, ठीक है। दूसरा बोला रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मॉनसून, एंड तीसरा है अपवेलिंग इन द सीज। अगर आप इसके पहले का प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें एक अपवेलिंग के ऊपर भी एक सवाल पूछा हुआ था कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरीन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो अपवेलिंग में। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं नीचे से आते हैं, ओशंस में न्यूट्रिएंट्स जब बॉटम से ऊपर की ओर राइज करते हैं, तो उसमें जो भी अपवेलिंग जोन्स होते हैं वहाँ पे मेरीन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हम लोग एक सवाल इसके पहले वाले वीडियो में आप देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक्चुअल में कि अल्गल ब्लूम्स कैसा दिखता है, ठीक है। ये देखो पानी के ऊपर पूरा बिल्कुल ग्रीन जो आप देखते होगे, आप पॉन्ड्स में भी ऐसा, आप लोकल पॉन्ड्स तालाब जो होता है उसमें भी ये चीज़ दिख जाती है कि ग्रीन पूरा उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है, नीचे का पानी दिखता ही नहीं है। देयर इज़ नो वाटर बिकम्स नॉन ट्रांसपेरेंट, यू कैन नॉट सी बेनिथ दिस लेयर ऑफ एल्गी, ठीक है। तो ऐसा हम लोग देखने को मिल जाता है कई सारे पॉन्ड्स में। और इसके वजह से क्या होता है कि फिश जो होते हैं, जो एक्वेटिक जो भी एनिमल्स हैं एक्वेटिक, उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक जो प्रोसेस होता है जिसको यूट्रोफिकेशन और बीओडी, ये इसी से मिलता जुलता रिलेटिव जो कॉन्सेप्ट है, दोनों एल्गल ब्लूम से ही रिलेटेड है, ठीक है। देखो समझते हैं कि यूट्रोफिकेशन और बीओडी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से क्वेश्चन पे जाएंगे तो आंसर हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझो कि एक ये पॉन्ड है, ठीक है, वाटर बॉडी है, ठीक है। दिस इज ए पॉन्ड, तालाब है, ठीक है। इसमें कई सारे फिश हैं, ठीक है, क्रैब्स हैं, सब इसमें मज़े कर रहे हैं अपना पानी में, ठीक है। तो इसमें जो एल्गी जो होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होता है, वो क्या करते हैं, सन जो है सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। कौन करता है, तो ये जो एल्गी होता है, ठीक है। ये जो ग्रीन है ना, ये सारे एल्गी ही हैं, ठीक है। लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है अल्गल ब्लूम मतलब कि बहुत ज़्यादा, उसका जितना मात्रा चाहिए उससे कई ज़्यादा मात्रा बढ़ जाना उसी को ब्लूम बोलते हैं। तो एल्गी का बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाना उसी को एल्गल ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। तो एल्गी का होना ज़रूरी है क्योंकि वो सनलाइट से और जो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको वो फोटोसिंथेसिस करके एक फूड जनरेट करता है, जिसको फिर जू प्लैंक्टन्स जिसको खाते हैं एल्गी को, उसके बाद उसको छोटी मछलियाँ खाती हैं, फिर बड़ी मछलियाँ खाते हैं, क्रैब्स उसको खाते हैं। तो ये फूड चेन जो है पानी एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो फूड चेन होता है, ठीक है। तो फूड चेन क्या होता है, सबसे पहले एल्गी होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा ये, ठीक है। इसके बाद इसको जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं, जू प्लैंक्टन्स वो इसको खाएंगे।
जो प्लैंक्टन को क्या होगा, स्मॉल फिश जो है वो खाएगा, फिर इसको बिग फिश जो होता है वो इसको खाएगा। तो ये एक फूड चेन जो है सो जनरेट होता रहता है, ठीक है। लेकिन अभी समझो कि यही जो सेम तालाब है, ठीक है, इसमें क्या हो गया कि भर भर के न्यूट्रिएंट्स कहीं से आने लगा, न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ज़्यादा इसमें आने लगा, ठीक है। तो जब एक ऑप्टिमम लेवल के ऊपर अगर न्यूट्रिएंट्स उस वाटर बॉडी में, इस पॉन्ड में अगर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, बढ़ गई न्यूट्रिएंट्स की, तो उसके वजह से क्या होगा कि जो एल्गी जो है ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिल रहा है और सनलाइट तो है ही, तो एल्गी का जो है बहुत ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट उसका होने लगेगा, ग्रोथ होने लगेगा, और एक लेवल आ जाएगा ऐसा कि बिल्कुल वो एक लेयर पानी के ऊपर एक तैरता हुआ लेयर, पूरा ग्रीन लेयर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड अल्गल ब्लूम। और इसका मेन रीज़न क्या है? तो बिकॉज ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा, कैल्शियम, प्रोटीन, मतलब जो भी प्लांट्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, पोटेशियम होते हैं, ठीक है, सोडियम होता है, तो ऐसे कई सारे जो न्यूट्रिएंट्स जब बढ़ जाएगा तो एल्गल ब्लूम उसके वजह से। तो जो यूट्रोफिकेशन होता है दैट इज राइज इन लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडी। किसी भी वाटर बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो यूट्रोफिकेशन के वजह से क्या होगा? अल्गल ब्लूम होगा, ठीक है। फिर ये बीओडी क्या होता है, इससे समझते हैं, इससे रिलेटेड होता है कि पानी का शुद्धता, ठीक है। बीओडी से हम लोग क्या मेज़र करते हैं कि पानी कितना शुद्ध है या फिर पानी में कितना गंदा है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अगर लो बीओडी है, इसे वाटर सैंपल लेकर के मेज़र करते हैं, ठीक है, लो बीओडी अगर आएगा दैट मीन्स कि वाटर क्वालिटी इज गुड। अगर हाई बीओडी है दैट मीन्स कि वाटर क्वालिटी इज बैड, ठीक है। अब ये समझते हैं कि बीओडी होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो पानी में जो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। जो फिश, जो एक्वेटिक एनिमल्स जो भी होते हैं वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ही तो ये जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग बाहर में हवा में ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन पानी में जो मछलियाँ होती हैं या फिर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन में जो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से जैसे कि अल्गल ब्लूम हो गया, ठीक है, तो एक पानी में जो है और एटमॉस्फेयर का जो है एक जो इंटरफेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन जो है सो पानी में डिजॉल्व होना कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पानी के ऊपर एक ये पूरा लेयर जनरेट हो गया है। तो जो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन पानी के अंदर जाना चाहिए था वो अब कम हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, रिड्यूस हो गया। दूसरा, ये जो एल्गी जो है और इसके नीचे के जो पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका जब डेथ होता है तो क्या होता है कि उनका डीकम्पोजिशन होता है, डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो उसके वजह से ऑक्सीजन लेवल और कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डीकम्पोजिशन में ऑक्सीजन का जो है वो रिक्वायरमेंट होता है। तो पानी में जो अगर आप सैंपल लोगे इसमें से और उसको मेज़र करोगे लैब में तो देखोगे कि बीओडी जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसमें जो है ज़्यादा निकल के आ रहा है। डैट मीन्स कि ऑक्सीजन डेफिसिट वाटर है वो, ठीक है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। हाई बीओडी मतलब कि ऑक्सीजन डेफिसिट वाटर है वो, ऑक्सीजन डेफिसिट वाटर है, और उसमें एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग किसी रूम में रहते हैं और अगर उसमें रूम में से ऑक्सीजन का सप्लाई किसी वजह से निकाल दिया जाए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया जाए तो हम लोग कैसे उसमें हमारा भी दम घुटने लगता है। सेम उसी तरह जो मछलियाँ होती हैं उनका पानी में दम घुटता है और अंत में एक लेवल के बाद अगर ऑक्सीजन का लेवल इतना ज़्यादा ड्रॉप हो गया कि फिर उसके बाद डेथ हो जाता है इनका, ठीक है, डेथ हो जाता है। तो यही अल्गल ब्लूम्स जो है
इसके वजह से ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है और अल्टीमेटली एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनका डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, कि देयर इज ए कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। हार्मफुल क्यों है भाई? तो ऑक्सीजन को डिप्लीट करेगा, कम कर देगा ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन को इन द सी वाटर्स ऑफ इंडिया। व्हाट कुड बी द कॉजेटिव फैक्टर्स? क्या कॉजेटिव फैक्टर्स है दिस फिनोमेना का? तो डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्चुरीज, तो सही है स्टेटमेंट कि न्यूट्रिएंट्स जा रहा है पानी में, उसके वजह से एल्गल ब्लूम्स होगा। दूसरा, रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मानसून। तो अभी रन ऑफ मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में क्या होता है, बहुत तरह के हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो खाद जो होता है, ठीक है, खाद। तो NPK फर्टिलाइजर मेनली होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये जो तीनों जो होता है NPK। तो ये हम लोग जब यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चर खेतों में खेती के लिए, तो जब बारिश होता है तो कहीं ना कहीं पानी जो है उसके साथ ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये भी उसमें से डिज़ोल्व हो करके और खेत में से बह करके वो हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो तालाब हैं, ड्रेन है, उसमें वो वाटर बॉडीज़ में चला जाता है ये फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स क्या है? दिस इज ऑल्सो न्यूट्रिएंट, ठीक है, क्योंकि इसी से तो हमारा प्लांट जो है, जो हम लोग खेती जैसे मेज, वीट, राइस जो भी है, हम लोग इसी के वजह से तो उपजा पाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की वजह से। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये रन ऑफ मतलब कि वहाँ से पानी के साथ डिज़ोल्व होकर के चला गया, ठीक है, मानसून के रेनी सीजन में, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स को हमारे वाटर बॉडीज़ में पहुँचा रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स जा रहा है तो वो अलगल ब्लूम्स तो कराएगा ही। और तीसरा, अपवेलिंग इन द सीज। तो आपको मैंने बताया ही था कि जो कोस्टल अपवेलिंग होता है वहाँ पे जो अपवेलिंग में नीचे का पानी ऊपर की ओर सी वाटर जो है ऊपर आता है, तो उसके वजह से न्यूट्रिएंट्स भी साथ में ऊपर आते हैं, तो इस रीज़न में मरीन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अप हो जाता है। तो ये भी न्यूट्रिएंट्स रिच जोन होता है, तो यहाँ पे भी अलगल ब्लूम्स का होने का संभावना बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से हमारा 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। मुझे आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अच्छा क्वेश्चन है कि इफ़ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ रिमूव्ड, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अगर मान लो हटा दिया गया या फिर किसी वजह से ख़त्म हो गया, तो इट डज़ नॉट रीजनरेट क्विकली एज कम्पेयर टू ए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। दिस इज़ बिकॉज, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेन फॉरेस्ट अगर किसी वजह से रिमूव हो जाता है, तो वो जैसे मान लो किसी एक एरिया में से रेन फॉरेस्ट आपने पेड़ को काट के हटा दिया, तो दूसरे जो पेड़ ग्रो होने में वहाँ पर जो समय लगेगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, वो जल्दी से रीजनरेट नहीं होता है, इट डज़ नॉट रीजनरेट क्विकली एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इसका रीज़न क्या है? द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, प्रोपिगल्स ऑफ द ट्रीज इन ए रेन फॉरेस्ट हैव पुअर वाइबिलिटी, द रेन फॉरेस्ट स्पेसीज आर स्लो ग्रोइंग, एक्सोटिक स्पेसीज इन्वेड द फर्टाइल सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट। अब देखो, पहले समझते हैं रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं और सॉइल का प्रॉपर्टीज समझते हैं, तब इसका फिर आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखो। रेन फॉरेस्ट का एक पैराडॉक्स होता है, दिस इज ए पैराडॉक्स। दो इमेजेस मैंने आपको लगा रखा है। जो पहला इमेज है, इसमें आपको हर तरफ हरियाली दिख रही है, ठीक है, लस ग्रीन एट टॉप, और ये एक दूसरा पिक्चर है ये, जिसमें बैरन एट बॉटम, बैरन मतलब कि बंजर, ये देख रहे हो कैसा सैंड दिख रहा है, ठीक है, एसिडिक सॉइल होता है ये, ठीक है। तो ये पैराडॉक्स है आपका, जो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार फॉरेस्ट जो होता है, उसका पैराडॉक्स क्या है कि ऊपर में से तो पूरा हरियाली रहता है, लेकिन उसका जो सॉइल जो होता है दैट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट रिच, दैट इज़ वेरी पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो इसका क्या रीज़न क्या है, वाई द सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर नॉट गुड इन न्यूट्रिएंट्स, दे आर हैविंग डेफिसिट, न्यूट्रिएंट डेफिसिट, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या होता है? तो देखो, रीज़न ये होता है, सबसे पहले समझो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है, वर्षा जो वन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा
जो इक्वेटर के एरियाज़ में होते हैं। ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बनाया है क्वेश्चन में, ठीक है, कि ये समझो एक इक्वेटर है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये जैसे अफ्रीका हो गया, ठीक है, साउथ अमेरिका हो गया, इधर साउथ ईस्ट एशिया हो गया। तो ये जो इक्वेटोरियल एरियाज़ जो हैं, जैसे कि अमेज़न बेसिन जो है, अमेज़न बेसिन जो है, ठीक है, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ठीक है। अफ्रीका में कई जगह हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया जो हो गया अपना, इंडोनेशिया वाला रीजन है, यहाँ पे भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया का जो वेस्टर्न घाट्स होता है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, तो इस एरिया में भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो उसका वजह क्या होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होने का, कि वो उसी एरिया में होगा जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए रेनफॉल। उसके बाद फिर टेम्परेचर ये भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इस एरिया में होता है। वहाँ पे बहुत प्लांट स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होता है। इसे लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा यहाँ पे फ्लोरा फौना पाए जाते हैं कि पेड़ जो है यहाँ पे फ्लोरा का जो वैरायटी है, कि ऑक्सीजन जो सप्लाई है अर्थ का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसी रीजन से आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, जैसे एक पेड़ का जो हाइट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, तो ये कैनोपी बनाता है, ठीक है, कैनोपी बनाता है। तो कैनोपी बनाने की वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट है, समझो ये सन है, ठीक है, सनलाइट जो है ये नीचे ग्राउंड पे पहुंच ही नहीं पाता है। बहुत सारा पेड़ है पूरा, ठीक है, पूरा इसका कैनोपी की वजह से पूरा ढक जाता है। नीचे जो सॉइल है ये हमेशा वेट रहता है, क्योंकि बारिश हमेशा होता है ट्रॉपिकल एरियाज़ में, ठीक है, और ह्यूमिड कंडीशंस हैं। तो क्या होता है कि एक तो प्लांट से मान लो कुछ भी पत्ता गिरा या फिर कुछ भी ऐसा रेसिड्यू आया या फिर कोई एनिमल्स का किसी का डेथ होता है, तो वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का जो फंक्शन होता है, फंजाई का जो फंक्शन होता है, वो वेट और ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है उसमें ज़्यादा होता है उनका, ठीक है। डिकम्पोज किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी कर देते हैं। इसीलिए हम लोग किसी चीज़ को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, फ्रीज़ में डाल देते हैं, रेफ्रिजरेटर में डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टेम्परेचर कम कर देने से क्या होता है कि डिकम्पोजिशन रेट कम हो जाता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, हीट किसी चीज़ को गर्म कर दोगे, तो वो जल्दी ख़राब होता है। गर्मी में खाना है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो उसी तरह जो रेन फॉरेस्ट में जो सॉइल जो होता है, इस पर कुछ भी अगर ऊपर से गिरा, लीव्स हो गए या कुछ भी, तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। और जैसे डिकम्पोज होता है, इसका जो न्यूट्रिएंट्स नीचे सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स गया, वो तुरंत वापस से जो प्लांट्स ऊपर में जो पेड़ हैं, इसको न्यूट्रिएंट्स को वापस से रिसाइकिल कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉइल का जो इसके नीचे का जो लेयर है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स था ये पहुँच ही नहीं पाया, ठीक है, ये पहुँच ही नहीं पाता है। तो इसके वजह से ये पूरा इस तरह से बैरन सॉइल एक जनरेट हो जाता है, ठीक है। इस सरफेस पे जो भी एक्टिविटी हो रहा होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो सारा प्लांट्स जल्दी अपटेक कर लेता है, नीचे न्यूट्रिएंट्स को जाने ही नहीं देता है, ठीक है। तो ओवर द टाइम क्या होता है कि सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। तो अब मान लो किसी वजह से अगर इस प्लांट को हमने हटा दिया, काट के फेंक दिया, या फिर फायर हो गया, जैसे अभी अमेज़न बेसिन में फायर हो गया था, ठीक है, वो ब्राज़ील के पास वाले एरिया में, तो काफ़ी कंसर्न है उसके लिए। तो अगर मान लो ये वेजिटेशन, ये ग्रीनरीज अगर ख़त्म हो जाता है किसी वजह से, तो अगर आप इसके ऊपर प्लांटेशन करोगे भी इस सॉइल के ऊपर, तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट है ही नहीं, इसमें न्यूट्रिएंट ख़त्म है, देयर इज़ नो न्यूट्रिएंट इन इट। सो दिस इज़ द मेन रीज़न वाई जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनको ग्रो करना वापस से बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो यही वजह है कि दे डू नॉट रीजनरेट क्विकली बिकॉज द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही वेग है, ठीक है। ये यूपीएससी बहुत सारी
ऐसे फालतू में आपको लगेगा कि हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है, ऐसा सही है, देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन वो ट्रैप होता है, ठीक है। वो रीज़न कुछ और होता है, टेक्निकल आंसर कुछ और होगा, और ये बस वेग स्टेटमेंट बना देते हैं। जैसे कि ये देखो कि एक्सोटिक स्पेसीज इन्वेड द फर्टाइल सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट, मतलब कि बाहर के कुछ स्पेसीज आकर के इन्वेड कर देंगे वहाँ पे। तो ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लग रहा है। फिर रेन फॉरेस्ट स्पेसीज आर स्लो ग्रोइंग, रेन फॉरेस्ट स्पेसीज अगर स्लो ग्रोइंग होते तो भाई रेन फॉरेस्ट में उतना ज़्यादा प्लांट का वेराइटी ही नहीं होता। तो ये गलत स्टेटमेंट खुद है। उसके बाद प्रोपिकल्स ऑफ द ट्रीज इन रेन फॉरेस्ट है पुअर वाइबिलिटी, मतलब कि जैसे किसी पेड़ का हम लोग एक पार्ट को तोड़ करके वापस कहीं पे लगाते हैं तो उसी को ये प्रोपिकल्स बोला जाता है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मेन जो अगर आप रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ोगे तो मेन रीज़न यही है कि उसके न्यूट्रिएंट्स काफ़ी डेफिसिट होता है वहाँ पे, ठीक है। भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When the bark of a tree is removed in a circular fashion all around near its base, it generally dries up and dies. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लो एक पेड़ है, ठीक है, इसके ये मान लो ग्राउंड है, ठीक है। तो मान लो इस एरिया में इसके बार्क्स को एक सर्कुलर वे में हम लोग काट के हटा देते हैं, ठीक है। बार्क है पेड़ का, ये मोटाई है मान लो, तो ये बार्क का थिकनेस है, इसको हम लोग स्क्रैप करके निकाल देते हैं। तो कुछ दिन के बाद क्या होता है कि पेड़ जो है सो सूख जाता है, मर जाता है। क्यों? इसके नीचे रूट्स हैं, ठीक है, और इसके ऊपर कई सारे टहनियाँ होगा इसका, ठीक है। ये अपना पेड़ है। तो इसके बार्क को हम लोग एक सर्कुलर फैशन में इसके बेस के पास में अगर हटाते हैं तो ये सूख जाता है और अल्टीमेटली मर जाता है। इसका रीज़न क्या है? देखो क्या स्टेटमेंट दिया है कि वाटर फ्रॉम सॉइल कैन नॉट राइज टू एरियर पार्ट्स, मतलब कि ये सॉइल है, ये रूट्स हैं, तो पानी जो है वो ऊपर नहीं जा पाएगा। ये इसका कहने का ऑप्शन है पहला। रूट्स आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी, जो रूट्स हैं इनको एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्री इज़ इन्फेक्टेड बाई सॉइल माइक्रोब्स, ट्री जो है इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे कि मान लो हमारे बॉडी में कहीं पे कट लग जाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसी तरह ट्री में भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा ये स्टेटमेंट का कहना है। एंड रूट्स डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक्चुअल में ये सवाल जो है काफ़ी आसान सवाल है, ठीक है। और इसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में नॉलेज अगर आपको है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर दोगे, ठीक है। होता क्या है कि जो जाइलम जो होता है उसमें नीचे से रूट्स से वाटर ऊपर की ओर जाता है, और जो फ्लोएम होता है उसमें क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड जो प्लांट में बनता है, ठीक है, जो ग्लूकोज जो बनता है फूड, वो नीचे रूट्स में जाता है, ठीक है। तो अगर आप जो बार्क है उसको अगर आप रिमूव कर दोगे तो क्या होता है कि ये जो फूड वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये बाहर की तरफ होता है। जैसे समझो कि एक मान लो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अगर ट्री का लोगे तो ये और एक ये पार्ट हो गया बाहर वाला, तो जो बाहर वाला पार्ट है ये फ्लोएम है और ये अंदर वाला पार्ट है ये जाइलम है। तो फ्लोएम में क्या होता है कि ऊपर से जैसे मान लो ये एक ट्री है, ट्री मैंने बनाया, ठीक है, और ये सनलाइट फोटोसिंथेसिस हो रहा है, खाना बन रहा है ऊपर में, जो भी लीव्स हैं, क्लोरोफिल जो ग्रीन पार्ट्स हैं वहाँ पे खाना बन रहा है। तो वो खाना क्या होगा, नीचे रूट्स को भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट्स तो भाई अंदर है, सॉइल के नीचे है, तो ये तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहा है, लेकिन रूट्स को भी तो चाहिए ना, वहाँ पे भी तो सेल डिवीजन होगा, वहाँ पे भी तो ग्रोथ होगा, तो उनको भी कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होगा। तो ये जाएगा आपका फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। और ये फ्लोएम चूँकि आउटर साइड में है, यहाँ पे आउटर साइड बार्क का जो आउटर साइड है वहाँ पे होता है, तो अगर आप बार्क को कट कर दोगे तो ये फ्लोएम को है, फ्लोएम को आपने डिसरप्ट कर दिया, तो ऊपर से जो खाना जो नीचे जाना चाहिए था, रूट्स तक पहुँचना चाहिए था, वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो रूट्स आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी की वजह से क्या होगा कि रूट्स जो है, पेड़ का जो है रूट्स ही डाई हो जाएगा, तो फिर ऊपर का पार्ट ये धीरे धीरे सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट्स जो है फिर ऊपर पानी नहीं भेज पाएगा, ठीक है, पानी नहीं भेज पाएगा, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा, खाना बनेगा नहीं, तो अल्टीमेटली पूरा पेड़ का ही डेथ हो जाएगा। तो मेन रीज़न ये है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग: फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वोल्केनिक एक्शन।
विच ऑफ द अबव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो चार जो है इसमें से कौन से कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है वो हमारे कार्बन साइकिल में अर्थ में ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबको एक एक करके। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2 जो है वो पानी के साथ ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज C6H12O6 ये बनता है। ठीक है, तो CO2 जो है ये कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ऑक्सीजन का जनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐड नहीं कर रहा है, ये CO2 को वापस रिड्यूस करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक को हटा दो, एक को हटाओ, ये दोनों ऑप्शन खत्म। 2 और 3 और 2 और 3 4। ठीक है, तो रेस्पिरेशन तो होगा ही, हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ये कन्वर्ट होता है CO2 में। ठीक है, प्लस एनर्जी हमें मिलता है। ठीक है, और डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सही बात है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का जब डीके होता है तो उसमें भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, और ऑक्सीजन और वो जो ऑर्गेनिक मैटर डीके है वो फिर दोनों मिलकर के CO2 बनाते हैं। तो ये दोनों तो एडिशन होगा ही। वॉल्केनिक एक्शन देखो होता है कि नहीं, जैसे कि ये एक वॉल्केनो है। ठीक है, इससे लावा मैग्मा एक्चुअली में, ठीक है, मैग्मा नीचे होता है, जब ये ऊपर आता है तो इसको उसी को लावा बोलते हैं। तो इसके साथ कई सारे गैसेस आते हैं, जैसे कि CO2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे कई सारी गैसेस इसमें से रिलीज होती हैं। ठीक है, वॉल्केनिक एक्शन में। ठीक है, तो ये तीन जो ऑप्शन है ये तीनों सही होगा, 2 3 4। तो ऑप्शन इसका सी स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन जो है ये सही होना चाहिए। ठीक है, और ये इसका आंसर होगा, और ये नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये आसान सवाल है। ठीक है, इसमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, विच ऑफ द एबव आर इमिटेड फ्रॉम कोल कंबशन एट थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पे आप देखते हो कि इमिशंस होता है। ठीक है, जहाँ पे बिजली बनती है कोल से। तो थर्मल पावर प्लांट्स में कोल कंबशन में इसमें से कौन सा इमिट होता है, CO2 और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में मतलब कि N2 हो गया, NO2 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये इसमें से कौन से इमिट होते हैं। ठीक है, 1 ओनली, 2 and 3, 1 and 3, 1 2 3। तो समझते हैं कि सबसे पहले कि जो कंबशन होता है किसी भी फॉसिल फ्यूल का, तो क्या उसके पीछे रीज़न होता है। जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, ठीक है, फॉसिल फ्यूल में क्या हो गया, कोल हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम में जैसे कि आपका गैसोलीन जो जिसको हम लोग यहाँ पे पेट्रोल बोलते हैं, डीजल हो गया, ठीक है, वैक्स हो गया, ऐसे जो भी चीज़ है सारे पेट्रोलियम में ही आते हैं। तो उसमें मेनली क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है। ठीक है, तो कार्बन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जब भी कंबशन होगा तो CO2 तो निकलेगा ही फॉसिल फ्यूल से, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और यही सबसे बड़ा कंसर्न भी है क्लाइमेट चेंज की वजह से होने का, कि आपने फॉसिल फ्यूल्स को इतना ज़्यादा जलाया कि CO2 लेवल बढ़ गया और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा और ग्लोबल वार्मिंग हो गया। तो ये तो होना ही होना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन को काट दो अब। ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो है नहीं, तो 1 1 3 1 2 3। अब देखते हैं, तो जो फॉसिल फ्यूल होता है ना, इसमें सल्फर की भी मात्रा होती है, हर एक फॉसिल फ्यूल में सल्फर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब कंबसन होगा, ठीक है, कंबसन मतलब कि समझो ये कोल है प्लस ऑक्सीजन, कंबसन मतलब कि ऑक्सीजन के साथ जब जलेगा तो इसमें कार्बन है प्लस सल्फर है, तो CO2 तो बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा। ठीक है, लेकिन ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, नाइट्रोजन का क्या मेन रोल है। तो हम लोग जब किसी भी कंबशन करते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर में क्या है, 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है, और बाकी जो 1% है वो अदर गैस होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है 78%, तो जब कंबशन होगा
तो ये नाइट्रोजन जो है फिर से, क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, कहीं भी आप थर्मल पावर प्लांट में अगर कोल कंबसन करोगे बॉयलर के अंदर, तो नाइट्रोजन जो है वो फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर तीनों निकलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इसके ऊपर कंसर्न भी है, जिसको सॉक्स एंड नॉक्स, इसी को बोलते हैं सॉक्स नॉक्स। सॉक्स मतलब कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, यहाँ पे 2 3 यूज़ कर सकते हैं। नॉक्स मतलब कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये काफ़ी एक कंसर्न है, और इसके वजह से क्या होता है कि एसिड रेन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में बाद में, कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है जब बारिश होगा तो पानी के साथ मिल करके सल्फ़र के जो ऑक्साइड हैं ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। ठीक है, ये जो पानी के साथ वाटर के साथ ये जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड बना देगा। ठीक है, ये दोनों एसिड है। तो इसी को जब सरफेस पे ऊपर से बारिश होगा तो समझो कि एसिड का बारिश हो रहा है, इसी को एसिड रेन बोलते हैं, और ये काफ़ी हार्मफुल होता है। ठीक है, तो सॉक्स नॉक्स को रिड्यूस करने का बहुत सारा एक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बाद में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो फिलहाल ये समझते हैं कि तीनों इसमें स्टेटमेंट इसका तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ, ये देखो, ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें इंडिया जो है, जैसे कि इंडिया का मैप बनाओ। ठीक है, और मैप तो ठीक ठाक नहीं बना, कुछ और ही बन गया। तो इसमें नेशनल पार्क्स, कई जगह के रिवर्स और इस तरह के जो भी हैं, जो प्रोमिनेंट जो हैं, उनका एक ये लोग क्या करेंगे ना, एक स्टोरी बिल्डअप करते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे ऐसा कुछ है, वहाँ पे इस तरह से कुछ एक प्रोटेक्टेड साइट है, उसका एक डिस्क्रिप्शन देंगे और फिर पूछेंगे कि बताओ क्या है। ठीक है, तो कभी भी अगर आप मैप वर्क करते हो तो उसका एक ओवरऑल आउटलुक उसका ले लिया करो कि उसके आसपास क्या है, क्या चीज़ें हैं। सिर्फ ये नहीं कि जैसे भितरकनिका है तो वो सिर्फ ये जान लिया कि ये उड़ीसा में, वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, उसके बारे में जानो कि उसके आसपास कौन से रिवर्स हैं, उसका इकोसिस्टम कैसा है, वहाँ का जो मेजर जो वहाँ पे एनिमल्स जो पाए जाते हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं। तो ऐसे करने से ही इस तरह का सवाल आप हैंडल कर सकते हो यूपीएससी के एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स, 2 ऐसी इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जिसका पहला सोर्स है झारखंड में, जिसको उड़ीसा में दूसरे नाम से जाना जाता है उस नदी को, एंड जो दूसरा नदी है उसका सोर्स है उड़ीसा में। दोनों मर्ज करते हैं, एक प्लेस पे आके मिलते हैं, और काफ़ी कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल से बिल्कुल पास में ही, और फिर बाद में सी में मिल जाते हैं। और ये जो साइट है ये वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, और एक प्रोटेक्टेड एरिया भी है। तो बताओ इसमें से कौन सा, चारों में से कौन सा है वो। ठीक है, तो ये चारों उड़ीसा में है। ठीक है, और जब आप देखोगे कि जब इसका मेन क्लू क्या दिया कि 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स मीट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअली में आंसर क्या है ना, ये है भितरकनिका है। ठीक है, और ये भितरकनिका यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट एक है, और भितरकनिका के ऊपर बहुत सारा सवाल ये अलग अलग तरीके से पूछ चुका है पिछले लास्ट ईयर में कई बार। ठीक है, तो 2 है रिवर्स हैं, ब्रह्मणी और बैतरनी रिवर। ठीक है, ये 2 नदियां हैं, इन्हीं दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे ये भितरकनिका है, बाद में ये बे ऑफ बंगाल में चले जाता है। ठीक है, ब्रह्मणी जो है ये शंख रिवर प्लस एक साउथ कोयल, शंख और साउथ कोयल, ये दोनों रिवर को जो मिल के है ना ब्रह्मणी बनता है, और ये दोनों रिवर निकलता है झारखंड से। ठीक है, झारखंड से, तो झारखंड में इसका नाम कुछ और है, शंख और साउथ कोयल, और ये उड़ीसा में आकर के ब्रह्मणी बन जाती है। और बैतरनी जो है ये उड़ीसा में ही निकलता है। ठीक है, और ये दोनों मिलते हैं यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। जैसे कि अगर मैप बनाऊँ मैं इधर का, ठीक है, तो ये झारखंड है, इधर उड़ीसा है। तो यहाँ से जो 2 नदी आया, शंख और साउथ कोयल, ये दोनों मिल करके बन गया ब्रह्मणी, और इधर से बैतरनी आके मिला। तो ये जो एरिया है ना, ये
भितरकनिका है, भितरकनिका है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसका, ठीक है। और इसके बारे में एक और जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है इंडिया में। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये आप याद रखो कि भितरकनिका में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है, उड़ीसा में है। और ये कौन से नदी के कॉन्फ्लुएंस पे है? तो ब्रह्मणी एंड बैतरनी, ठीक है। तो ये एक सवाल है और इसका आंसर ये है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यूपीएससी कैसे एक किसी भी साइट के लोकेशन का डिस्क्रिप्शन किस तरह से देता है, फिर वो पूछता है कि इसमें से बताओ कि कौन सा है। तो जब भी आप मैप वर्क करो तो थोड़ा सा उसके आसपास की चीज़ों पे भी ध्यान रख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ और 2011 का जो पेपर था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा एंड आई थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इस पे और भी जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और भी इस पे अपलोड करेंगे। और भी जो कंटेंट है यूपीएससी से रिलेटेड और वो भी लेक्चर्स इस पे आते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लेसन्स अगर आपको ये कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिए कि अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ और आप पूछना चाहते हो तो, ठीक है। और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। एंड आई थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।